गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th एसएसटी का अध्याय फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से गौरवशाली रही हैं। भारत सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना भारतीय संस्कृति की अवधारणा रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना तथा सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये श्लोक हमारी भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास की ओर इंगित करता है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, श्याम, जिनको वर्तमान में हम थाईलैंड कहते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया तक पहुंचे और वहां अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी और भारत का कई देशों के साथ में समुद्री मार्ग तथा स्थल मार्ग से व्यापार होता था। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख भी कई विद्वानों ने किया है। भारतीय जल एवं थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के निवासियों को अपने धर्म एवं संस्कृति से परिचित कराया, और जिनके कई उदाहरण आज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कंबोडिया का विष्णु मंदिर। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत एवं वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारतीय प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की ओर से उत्कृष्ट सभ्यता है। रामायण एवं महाभारत भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं का आदर्श रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह अयस्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े बड़े जनपदों ने ले लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते इन
जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। अब हम महाभारत काल 600 से 325 ईसा पूर्व तक के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। इसका उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी किया गया है। प्रमुख महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। सबसे पहले हम बात करते हैं काशी महाजनपद। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरे नंबर पे आता है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत काल में ये राजनीतिक राजधानी भी थी और संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी और महाभारत काल में कर्ण यहाँ का राजा था और ये वर्तमान में उड़ीसा और बंगाल आदि राज्यों में स्थित है। चौथे नंबर पे आता है महत्वपूर्ण महाजनपद मगध। ये भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण महाजनपद था और कई प्रसिद्ध राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया है और इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवर्जर थी। 5वें नंबर पे महाजनपद आता है वज्जी। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी विदेह और मिथिला थी। 6ठे नंबर पे महाजनपद मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशावती या कुशीनारा। 7वें नंबर पे आता है छेदी महाजनपद। इसकी राजधानी शक्तिमती, जिनको स्वस्तिवती भी कहा जाता था। 8वां महाजनपद बस्त, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 9वां महाजनपद कौशल, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में अयोध्या, जहाँ भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। इसके उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिण भाग की राजधानी शाश्वती थी। 10वां महाजनपद पांचाल, इसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। 11वां महाजनपद मत्स्य महाजनपद, ये राजस्थान में स्थित प्रमुख महाजनपद था। ये महाजनपद अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि जिलों के आसपास का क्षेत्र इसमें आता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिनको बैराट भी कहते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो विराटनगर के राजा के यहाँ बिताया था। 12वें नंबर पर आता है सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा या मैथुरा। ये सूरसेन वर्तमान में जो ब्रज क्षेत्र है उनके आसपास का क्षेत्र माना जाता है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता था। इसकी राजधानी मथुरा, जिनको मैथुरा या सूरसेनाई भी कहते थे।
13वें नंबर पे आता है अशमक, इनकी राजधानी पोतन या पाटेली थी। 14वें नंबर पे आता है अवंती, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। 15वें नंबर पे आता है गांधार, ये वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, इनको कंधार भी कहा जाता है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यहाँ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। वर्तमान में ये अफगानिस्तान में स्थित है। और अंतिम महाजनपद जिनका नाम है कंबोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। इन महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। उपरोक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। कौशल, वस्त, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुषमारगिरी के भग, अल्पकप के बुल्ली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोले, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलियन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। इन महाजनपदों की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, इनके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। इन महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि संस्थागार के सभा के सदस्य प्रमुखों के रूप में शासन व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अन्य विरोध कहा जाता था। मतदान में बहुरंग की सलाखाएं काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। अब हम राजस्थान के प्रमुख जनपद और महाजनपदों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। राजस्थान के प्रमुख महाजनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। सबसे पहले हम जांगल जनपद के बारे में जानेंगे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले के महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। इस जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं।
बीकानेर के राजा इसी जंगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राज्य चिन्ह में भी जय जंगलधर बादशाह लिखा मिलता है। दूसरे नंबर पे मत्स्य जनपद, वर्तमान ये महत्वपूर्ण महाजनपद था। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के रूप में जाना जाता था। इसकी राजधानी बैराट नगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसी के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव था। महाभारत में कहा गया कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तीसरा प्रमुख महाजनपद था सूरसेन महाजनपद। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मथुरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, करौली, धौलपुर जिलों के अधिकांश भाग पर सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र कृष्ण का इसी जनपद से संबंध था। अब हम पढ़ेंगे सीवी जनपद के बारे में। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुरी थी। राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए, जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक उन्हें ज्ञात होता है। धन्यवाद। इस अध्याय में हमने प्रमुख जनपद, उनकी शासन व्यवस्थाएं तथा राजस्थान के प्रमुख महाजनपद और जनपदों के बारे में हमने जानकारी हासिल की और इसके बारे में कुछ संशय है, डाउट है, तो इसके लिए डाउट क्लास में संपर्क कर सकते हैं। और कुछ हमने यहाँ व्यास प्रश्न दिए आपको करने के लिए। राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, अभी जो हमने पढ़ा। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। महाजनपदों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनकी राजधानी बतानी है। इसको सारणीबद्ध करना है आपको। धन्यवाद।